अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर एंडोडोंटिक्स में देखें ना आप, टेबल ऑफ कंटेंट्स जो हैं एमडीएस के, ठीक है, उसमें इन्होंने दिया हुआ है कि पल्प एनाटमी करनी है, हिस्टोलॉजी करनी है, ठीक है। इसके मैं आपको नोट्स भी भेज चुकी हूँ, और जो भी डिस्कस वाले पॉइंट्स हैं वो यहाँ पर मैं डिस्कस भी कर लूंगी, जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वो, ठीक है। इसके अलावा हमने पल्प की एटियोलॉजी करनी है, पैथोजेनेसिस करनी है, जो रेशनल वाले मैंने आपको नोट्स भी भेजे हैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ पल्पाइटिस, पल्पाइटिस में क्या क्लासिफिकेशन होगी, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, ठीक है। फिर आगे से उसकी डिटेल्स, ठीक है। फिर जो भी आपका डायग्नोसिस होता है, ठीक है, वो प्रोसीजरल एरर्स, एपेक्सिफिकेशन मींस आपने सारा ही करना है एंडो, ठीक है। अब बेसिकली एंडो अगर करनी है आपने, ठीक है, तो अभी इतना टाइम तो नहीं है कि हम मेन थ्योरी बुक पूरी पढ़ें, ठीक है। तो जो थ्योरी बुक के मेन मेन पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको नोट्स में भी शेयर कर दिए हैं, और वो मैं यहाँ साथ साथ डिस्कस भी कर लूंगी, ठीक है। बाकी ये एक शॉर्ट बुक मुझे मिली है, ठीक है, इसमें काफी अच्छा और कम कम लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें से हम करेंगे, ठीक है। यहाँ से हम एंडो की थ्योरी कवर करेंगे। एक नोट्स मैंने आपको आईएनबीडी स्टेप 2 के भी शेयर किए हैं, वो भी आपने करने हैं, ठीक है। तो मेन मेन आपने ये पॉइंट्स एंडो के लिए करके, उसके बाद मेन चीज जो है वो हमारे पास क्लिनिकल के एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज आपने कहाँ से करने हैं, कॉन्फिडेंट से, ठीक है, डेंटोलॉजिस्ट से और डेंटल पर्स, ये तीन सोर्सेज हैं, इनके आपने एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। अब आज हम एंडो स्टार्ट कर रहे हैं, कोशिश करूंगी कि ये एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, और नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह कल परसों में इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज कर लेंगे, टेस्ट भी मैं शेयर कर दूंगी, और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्लिनिकल हम इस तरह से कर लेंगे। अच्छा, अगर एंडोडोंटिक्स की बात की जाए, तो एंडोडोंटिक्स में सबसे पहला जो टॉपिक हमने कवर करना है वो है डेंटल पल्प एंड पेरी रेडिकुलर डिजीज टिश्यूज, ठीक है। इसकी मैंने नोट्स भी शेयर की थी। इसमें जो मेन पॉइंट्स है ना, कि आपका पल्प कहाँ से बन रहा है, ठीक है, वो मैंने ओरल हिस्टो और उसकी स्लाइड्स हैं, टू डेवलपमेंट की स्लाइड्स में भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। बर्ड स्टेज, कैप स्टेज, बेल स्टेज, वो आपने टू डेवलपमेंट की स्लाइड्स में पढ़ लेनी है, ठीक है। उसके अलावा ये चीजें कहाँ से बन रही हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जो पल्प है हमारी वो बेसिकली आपकी डेंटल फॉलिकल से बनती है, ठीक है। और जो पेरी रेडिकुलर टिश्यूज है, इसमें आपकी सीमेंटम, एल्वुलर बोन और एल्वुलर बोन, सीमेंटम और पीडियल आ जाता है, ये आपकी बनती हैं डेंटल फॉलिकल से, और पल्प जो है वो डेंटल पैपिला से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है जी आपका पल्प स्टोन्स, ठीक है। पल्प स्टोन्स मैंने उसमें नोट्स में भी डिस्कस किए थे कि पल्प स्टोन्स आपके बेसिकली क्या होते हैं, कि बेसिकली जब आपकी पल्प एज हो जाती है, ठीक है, विद टाइम ऐसा ऐसा पल्प के अंदर कैल्सिफिकेशन होना शुरू हो जाती है, स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जो स्टोन्स होते हैं ये कहाँ पर ज्यादा प्रेवलेंट होते हैं, कोरोनल पल्प, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि कोरोनल एरिया में ज्यादा प्रेवलेंट है पल्प स्टोन्स, ठीक है। हमने देखा है अक्सर हम ओल्ड एज के पेशेंट की आरसीटी की जब ओपनिंग करते हैं तो अक्सर किनारे के अंदर ही नहीं जा रही होती फाइल, ठीक है। अच्छा, और जो पल्प कैल्सिफिकेशन होती है ना, वो बेसिकली नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होती है रेडिकुलर पल्प में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पल्प स्टोन्स आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, कोरोनल पल्प में, और जो कैल्सिफिकेशन है वो आपकी रेडिकुलर पल्प में प्रेजेंट होती है, ठीक है। विद टाइम या इंजरी की वजह से बनती है, मैंने आपको बताया एजिंग की वजह से बनती है या इंजरी की वजह से भी पल्प बन सकती है, ठीक है। और बेसिकली ये क्यों बनता है विद एज, ठीक है। बेसिकली हमने पढ़ा था कि पल्प में भी आपका मेन फंक्शन एक होता है पल्प का, ये डेंटिन फॉर्मेशन करवाती है, ठीक है। जब भी आपका ट्रॉमा होता है तो रिपेरेटिव डेंटिन जो बनती है उसमें पल्प में ओडोंटोब्लास्ट होते हैं, वो बनाते हैं, ठीक है। पल्प में जो सेल्स होते हैं बेसिकली वो बनाते हैं डेंटिन, ठीक है। तो आपकी बेसिकली क्या है कि विद टाइम इस वजह से पल्प में कैल्सिफिकेशन होती है, क्योंकि उसमें रिपेरेटिव डेंटिन बन रही होती है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ डेंटिन कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो दूसरा मेन पॉइंट ये हो गया आपका कि डेंटिन की फॉर्मेशन करवाती है या डेंटिन जो है बनाने का काम करवाती है, ये मेजर फंक्शन ऑफ द पल्प में से एक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जी टाइप ऑफ किनाल कॉन्फ़िगरेशन। अब दो तरह की क्लासिफिकेशन होती है हमारे पास, व्हील क्लासिफिकेशन और वीटूसी क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब अगर व्हील क्लासिफिकेशन हम देखें, वीटूसी को भी मैं आगे पढ़ाऊंगी, और व्हील क्लासिफिकेशन में आपका क्या होता है, टाइप 1 में आपकी सिंगल किनाल है और सिंगल पल्प चैम्बर है। इट मीन्स कि आपका इस तरह से होता है, आप जब टूथ की ओपनिंग कर रहे हो तो इस तरह से एक ही सीधी एक रूट है, ठीक है, और उसमें एक ही किनाल है, ठीक है। तो ये टाइप 1 हो गया। टाइप 2 में क्या होगा कि टू सेपरेट किनाल्स होंगे,
चैम्बर से, ठीक है, लेकिन नीचे जाके एपिक्स में वो सिंगल बना रहे होंगे, मीन्स के इस तरह वाई शेप्ड केनाल होता है आपका टाइप 2, ठीक है, दो आए नीचे जाके वो एपिक्स में सिंगल बना रहे होंगे, तो ये आपका टाइप 2 हो गया, ठीक है। टाइप 3 में दो सेपरेट केनाल्स होंगे, ठीक है, ये तो इजी हो गया। टाइप 1 और टाइप 3 में आपके 1 और 2 इस तरह से होंगे, और 2 में आपका वाई शेप पैटर्न होगा, और टाइप 4 जो है उसमें क्या होगा, उल्टा वाई होगा, ठीक है, 1 केनाल है और वो आगे जाके 2 में डिवाइड हो, ये आपके टाइप 4, ठीक है, तो ये केनाल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और जो बेसिकली V2C है वो भी इसी की एक्सटेंशन है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। V2C क्लासिफिकेशन में बेसिकली क्या है, टाइप 1 में आपका यही है, ठीक है, सिंगल केनाल और सिंगल उसकी वो, ठीक है। टाइप 2 में आपका क्या है, टाइप 2 भी उसका यही है, ठीक है, 2 1। अब जो टाइप 3 है ना, उसमें उसमें क्या होता है 1 to 1, यानी कि अब टाइप 3 में यहाँ पे बना रही हूँ 1 2, ठीक है, एक दो में कन्वर्ट हुई, फिर इस तरह डायमंड शेप बन के नीचे से एक, ये टाइप 3 V2C है, ठीक है। 2 तक वही है मीन्स वाली, 1 2 V2C भी यही है, लेकिन टाइप 3 जो V2C है ना वो ये है, ठीक है। फिर टाइप 4 जो V2C है उसमें यही है, ठीक है, जो इसकी टाइप 3 थी, ठीक है। फिर टाइप 5 V2C में भी यही है, ठीक है। टाइप 6 में उसमें क्या होता है, टाइप 6 में उसमें बेसिकली 2 1 2 है, ठीक है, यानी कि दो फिर एक फिर दो, ठीक है, ये दो वाइज मिल रहे हैं, ठीक है। टाइप 6 ये है, और टाइप 7 में उसमें क्या है, तीन सेपरेट किनारे हैं, तो बेसिकली टोटल 7 टाइप्स हैं V2C की, ठीक है। तो आप पहले वीन्स वाली याद करेंगे, मेजर बस 4 हैं, ठीक है। 1 2 इजी है कि इसमें सिर्फ एक ही होगा, 2 में आपका क्या है सीधा वाई, ठीक है, मैंने इस तरह से याद किया हुआ है। 3 में आपका क्या है कि दो है, और 4 में आपका क्या है उल्टा वाई, ठीक है। जो V2C है, अब इसमें क्या है 1 2 वही है, 3 में आपका क्या हो गया कि डायमंड शेप बीच में बन रही है, ठीक है। 4 में वही है, 5 में वही है, 6 में आपके दो वाइज मिल जाएंगे, और 7 में आपके तीन है, ठीक है। तो ये V2C और वीन्स क्लासिफिकेशन आपको आनी चाहिए, MCQ वाइज भी आनी चाहिए, ठीक है। पूछ सकते हैं कि टाइप 1 में कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है। तो बेसिकली अभी तक जो हमने ये स्लाइड पढ़ी है, इसमें MCQ वाइज आपको पल्प स्टोन्स का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, पल्प क्लासिफिकेशन का पता होना चाहिए, क्यों होती है, ठीक है, पल्प का ये फंक्शन पता होना चाहिए आपको कि डेंटिन फॉर्मेशन जो होती है, रिपीटेटिव डेंटिन, वो पल्प की वजह से बनती है, ठीक है। अच्छा, बाइफर्केशन इन मैंडिबुलर इंसाइजर्स, ठीक है, बेसिकली मैंडिबुलर इंसाइजर्स जो है ना, उसके कैनाल में ओवॉइड या रिबन शेप कैनाल्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इसको कैनाल्स जो हैं वो हम पहले स्टडी कर लें एसएस ओपनिंग में, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, मैं वो आपको बता देती हूँ। क्योंकि बेसिकली जो एसएस ओपनिंग है ना, उसमें आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से दांत में कितने के नाच हैं, और ये पता होना चाहिए कि कौन सी आपकी किस तरह की एसएस ओपनिंग होती है, मतलब किस दांत की ओवॉइड होती है, और किस दांत की आपकी रोम्बोइडल और ट्रेपेजॉइडल होती है। तो क्या, हाँ ये रहा, ठीक है। अब जो मिक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर है ना, उसमें बेसिकली हमारी ओवॉइड ओपनिंग होती है, ठीक है, ओवल या ट्राइंगुलर ओपनिंग होती है। आपको ये पता होना चाहिए जब भी हमने मिक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर को ओपन करना होता है, हमने लिंगुअल पैलेटल एस्पेक्ट से ओपन करना होता है, ठीक है। इसकी एवरेज रेंज क्या होती है 22 to 23 mm, ये भी याद करनी है, ठीक है। और इसमें सिर्फ एक केनाल होता है, यानी कि V2C या वीन्स क्लास 1, ठीक है। अब जो मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर है उसकी भी तकरीबन इतनी ही लेंथ होती है ऑलमोस्ट, और उसमें भी ओवल शेप होता है, उसको भी पैलेटली हम ओपन करते हैं, और इसमें भी एक कैनाल होगी, ठीक है। इसी तरह K9 में भी यही, K9 आपको इसकी तो लाजमी आपने लेंथ याद करनी है 26 to 27 mm, और ये क्या है लार्जेस्ट टूथ है ऑफ द माउथ। मैं इधर से ना कलर चेंज कर लेती हूँ इसमें से, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो है वो आपका K9 है, लार्जेस्ट नहीं सॉरी, लॉन्गेस्ट टूथ जो है वो आपका K9 है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर, इसमें भी यही होगा, ओवॉइड होगी 21 to 22 mm। अच्छा, इसमें वन केनाल भी पॉसिबल है, ज्यादातर वन केनाल होता है, दो भी हो सकती है कभी कभी, ठीक है। उसके अलावा जो मैंडिबुलर लेटरल इंसाइजर है, इसमें जो मेनली है वो आपकी एक केनाल है, लेकिन अक्सर दो केनाल भी मिल सकती है, ठीक है। और जो K9 है उसमें भी आपकी मेनली वन है, लेकिन दो भी मिल सकती है, बट मेनली आपकी अभी तक ये जो इंटीरियर टीथ है इन सब की ओवॉइड ओपनिंग है, और इन सब का एक ही किनार है, ठीक है। फिर प्री मोलर्स पे आ जाते हैं। प्री मोलर्स में आपका मिक्सिलरी फर्स्ट प्री मोलर जो होता है, इसमें आपकी ओवल शेप ओपनिंग आप करते हो, ठीक है, और ओवल क्या होती है बकोलिंगुअल, ठीक है। उसके अलावा आप क्या करते हो, उसके अलावा इसमें ना रूट्स जो होती हैं वो दो होती हैं, और मिक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर में कैनाल्स भी आपकी मेनली जो हैं वो दो होती हैं, ठीक है।
इसी तरह सेकंड मोलर में आपकी सिर्फ एक किनाल होती है और उसकी एक फोलम में होती है, सॉरी सेकंड प्रीमोलर में। नेक्स्ट इज मैंडिबुलर, फर्स्ट प्रीमोलर में आपकी एक ही किनाल होगी, ठीक है, और सेकंड प्रीमोलर में भी आपकी एक ही किनाल होगी, और इन सब में अभी तक ओवल ही चल रही है हमारी ऐसे, ठीक है। और जो आपके मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर्स हैं, ठीक है, उनमें बेसिकली तीन किनाल होती हैं। अब इसमें ना क्वेश्चन आता होता है कि कौन सी इसकी रूट सबसे लंबी है। तो आपको ये बताना चाहिए पैलेटल रूट मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर की सबसे लंबी है। उसके अलावा इसकी शेप क्या है, ट्रायंगुलर शेप में हम इसकी ओपनिंग करते हैं, ठीक है। इसमें आपके तीन किनार होते हैं और अक्सर फोर भी होते हैं, मेनली फोर होते हैं, ठीक है, ज्यादातर फोर होते हैं, जिसमें आपके मीजियो बकल दो होते हैं, एक MB1 MB2, ठीक है, एक डिस्टो बकल होता है और एक पैलेटल किनाल होता है, ठीक है। सेकेंड मोलर्स में भी आपकी तीन किनाल्स होंगे, ठीक है, और इसकी भी ट्रायंगुलर ओपनिंग होगी। तो ये आपसे ना क्वेश्चंस में ये पूछते होते हैं कि कौन सी तरह की ओपनिंग है। तो सबकी एंटीरियर्स की ओवाइड अभी तक हमने पढ़ी, और जो मोलर्स हैं मैक्सिलरी उनकी ट्रायंगुलर ओपनिंग है, ठीक है। उसके अलावा आपको पता होना चाहिए कौन कौन से किनाल है, इसमें मीजियोबकल, डिस्टोबकल और पैलेटल है, ठीक है। और MB2 जो है वो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर्स में फाइंड होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है जी, मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर। इसकी एसेस ओपनिंग जो है मैंडिबुलर मोलर्स की, ये ट्रेपेजॉइडल होती है, और इसमें जो किनाल्स होते हैं वो बेसिकली तीन होते हैं, ठीक है। एक आपका मीजियोबकल, डिस्टोबकल और ये सारे, ठीक है। इस तरह से आपने ये जो है याद करना है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपने इधर से प्रिपेयर करना है एसएस ओपनिंग का, ठीक है। और इसमें से ना और कुछ भी आपको मेन बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अगर ये टेबल आता ना तो बस MCQ वाइज आप प्रिपेयर हो, ठीक है। तो और इसके अलावा हमने इसमें क्या पढ़ ली, V2C और वीन्स क्लासिफिकेशन, ये आपने याद करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ कैल्सिफिकेशन, ठीक है। पल्प कैल्सिफिकेशंस की हम बात कर रहे थे, पल्प स्टोन्स की, ठीक है। तो दो तरह की कैल्सिफिकेशन होती है, एक ट्रू होती है, ठीक है, और एक जो होती है वो डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। इसमें भी आपकी एक ट्रू कैल्सिफिकेशन होती है, एक फॉल्स कैल्सिफिकेशन होती है, ठीक है। ट्रू कैल्सिफिकेशन जो होती है वो डेंटीन को रिजेंबल करती है, ठीक है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की वजह से इसकी जो वो है वो डेंटीन की तरह से होती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है कि ट्यूब्यूल्स आर इरेगुलर एंड फ्यू, और सेकेंडरी डेंटिन को ये एग्जाम्पल देती है। जो फास्ट कैल्सिफिकेशन होती है ना, ये डेड सेल्स वगैरह से बनती है, ठीक है। और एक डिफ्यूज कैल्सिफिकेशन भी होती है जो फ्रीली फाउंड। अच्छा, अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो कि हमारा है पल्पल एंड पेरी रेडिकुलर डिजीज, ठीक है। तो मेन अभी तक हमने पल्प और पेरी रेडिकुलर टिश्यूज के बारे में पढ़ा। उसमें मैंने आपको बताया कि आपको मैंने नोट्स भी शेयर कर दिए हैं, और उसमें भी कैप स्टेज, बर्ड स्टेज, बेल स्टेज का जिक्र है, और वो भी मैंने स्लाइड्स भी शेयर की हुई है, ठीक है। तो उधर से वो आपने अच्छे से कर लेना है, बर्ड स्टेज, कैप स्टेज वगैरह, ठीक है। और नॉर्मल आपको पल्प के टिश्यू और पेरी रेडिकुलर एरियाज का पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम डिजीज पे चल रहे हैं, ठीक है। अब हम डिजीजेस की बात करेंगे कि जो डेंटल पल्प की और पेरी रेडिकुलर एरिया की डिजीजेस है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली आपके क्या है कि जब भी हमारे पास पेशेंट आता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उसकी क्या लेते हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री में क्या होता है, पेन, ठीक है। मेन जो हिस्ट्री होती है पेशेंट की वो पेन की कंप्लेन के साथ आता है, ठीक है। तो जब हम उसकी पेन की हिस्ट्री लेते हैं तो हम उससे पूछते हैं कैसा दर्द हो रहा है, किस तरह का दर्द हो रहा है, तो उससे हमें पता चलता है कि उसकी किस तरह की हिस्ट्री है। और जब भी आपके पास पेशेंट आता है, हमने हिस्ट्री ली, ठीक है। हिस्ट्री में उसने कहा कि मुझे पेन है, ठीक है। पहले हमने उसके अपने वर्ड्स में जो है वो हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना है। ये डायग्नोसिस वाली भी मैंने आपसे नोट शेयर की, ये आपने पढ़ने एक दफा, ठीक है। उसके बाद हमने हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेन जब हम लेते हैं तो उसमें पेन की हिस्ट्री में होता है सोक्रेटिस, ठीक है। एच से क्या है, साइट। सबसे पहले आपने पूछना है कि कहाँ दर्द हो रहा है, ठीक है। उससे आपको काफी नॉलेज हो जाएगी कि कौन सा दांत इन्वॉल्व है। फिर आपने पूछना है ओरिजिन, ठीक है, कब से स्टार्ट हुआ या कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ताकि आपको पता चले कोई रेफर्ड पेन वगैरह तो नहीं है, ठीक है। फिर आपने पूछना है कैरेक्टर, किस तरह का दर्द हो रहा है, ठीक है। उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी, ठीक है। अगर वो कहता है कि हल्का सा दर्द होता है, बाइटिंग पे पेन होता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कौन सी डिजीज में बाइटिंग पे पेन हो रहा है। अगर वो कहता है कि उसको सिर्फ ठंडा गर्म लगता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे कि किस चीज में ठंडा गर्म लगता है। अगर वो कहता है कि उसको स्वेयर पेन है, लिंगरिंग पेन है, तो उसको इरिवर्सिबल प्रोपाइटिस का पेन है, ठीक है। तो ये पेन की हिस्ट्री आपकी काफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, पल्पल पेन की अगर फिजियोलॉजी की बात की जाए, ठीक है, तो न्यूरो में भी हमने पढ़ा है कि बेसिकली आपके दो तरह के फाइबर्स होते हैं जो पेन को कैरी करते हैं, एक ए डेल्टा फाइबर्स और एक सी फाइबर्स।
जो ए डेल्टा फाइबर्स होते हैं वो फास्ट पेन को कंडक्ट करते हैं, और जो सी फाइबर्स होते हैं वो स्लो पेन को करते हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको लाजमी ये पता होना चाहिए कि पेन जो है वो ए डेल्टा से फास्ट पेन, सी फाइबर से स्लो पेन कंडक्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली इस वजह से पेन कंडक्ट होता है। ए डेल्टा फाइबर जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, माइलिनेटेड नर्व्स होती हैं जो कि रूट कैनाल में एंटर करती हैं, ठीक है, और ये फास्ट पेन को कंडक्ट करवाती हैं, ठीक है। और ये परसीव होता है एज क्विक शार्प मोमेंट्री पेन दैट डिसिपेट क्विकली ऑन द रिमूवल ऑफ इंसाइटिंग स्टिमुलस, ठीक है। जैसे कि आपका बाइटिंग पेन होता है ना, एकदम से होता है लेकिन खत्म हो जाता है जल्दी, ठीक है। तो ये फास्ट पेन ए डेल्टा फाइबर्स की वजह से होता है। और जो स्लो पेन होता है जो कि पेशेंट को कॉन्टिन्यूस रह रहा होता है, वो आपके सी फाइबर्स की वजह से होता है। Next is pulpitis का pain. In pulpal inflammation, the response is exaggerated and disproportionate to the challenging stimuli, hyperalgesia. ठीक है? The effect of inflammatory mediators are released in the inflamed pulp, involve the pulp. ठीक है? Basically pulp जो है वो आपकी closed एक chamber है, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि जैसी आपकी inflammation होती है, वो pulp tissue थोड़े से expand करने की कोशिश करते हैं। जैसे वो expand होने की कोशिश करते हैं, उसकी वजह से nerve fibers stimulate होते हैं, either C fibers या A delta fibers stimulate होते हैं जो pain करते हैं, ठीक है? As the exaggerated A delta pain fiber subsides, pain similarly remains and is perceived as dull throbbing age, ठीक है। हमने ये पहले भी पढ़ लिया है कि जो A फाइबर्स का पेन होता है वो डल थ्रोबिंग होता है, ठीक है। और जो आपकी C फाइबर्स का होता है वो आपका लिंगरिंग पेन होता है, ठीक है। नेक्स्ट सी फाइबर्स आर स्मॉल अनमाइलिनेटेड, ठीक है। वो लार्ज माइलिनेटेड थे, सी फाइबर्स जो हैं वो स्मॉल अनमाइलिनेटेड हैं, जो कि सेंट्रली पल्प में प्रेजेंट होते हैं। अनलाइक ए डेल्टा फाइबर्स, जो सी फाइबर्स होते हैं वो पल्पोडेंटल कॉम्प्लेक्स से इन्वॉल्व नहीं होते एंड आर नॉट इजिली प्रोवोक, ठीक है। ए डेल्टा फाइबर ज्यादातर पेन्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन सी फाइबर्स इतनी जल्दी इन्वॉल्व नहीं होते। C fibers pain occur with the tissue injury and is mediated by inflammatory mediators, vascular changes in the blood. When C fiber pain dominates, it signifies irreversible लोकल टिश्यू डैमेज, ठीक है। तो मेन बात आपकी ये है कि आपको पता होना चाहिए ए डेल्टा फाइबर्स फास्ट पेन कंडक्ट करते हैं, वो जितनी जल्दी होता है उतनी जल्दी खत्म भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो सी फाइबर्स हैं वो मुश्किल से वो होते हैं लेकिन वो डोमिनेट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से आपके जो फास्ट इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का पेन है ना, वो आपकी सी फाइबर्स की वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका the pain is diffuse and is called referred pain, ठीक है। hot liquid infused can raise intrapulpal pressure to the level to excite C fibers. The pain is diffuse and referred to the distant sites और अदर थी, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए मेन डिफरेंस कि ए डेल्टा फाइबर्स जो सी फाइबर्स हैं, ए सी फाइबर्स जो है वो आपके इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर तो आपको पेन है, अगर पेशेंट हमारे पास आया है, ठीक है, तो सबसे पहले हम उस पर क्या करेंगे, पेन रिस्पॉन्स चेक करेंगे, ठीक है। हम अक्सर आपने देखा होगा ट्रिपल स्ट्रेन से चेक करते हैं कि उसको ठंडा गर्म तो नहीं लग रहा। उसके अलावा हम हॉट कोल्ड टेस्ट करते हैं, ठीक है, जो आगे भी हम देखेंगे। बेसिकली आपका कोल्ड टेस्ट होता है, ठीक है। जो कोल्ड टेस्ट होता है उसमें हम क्या करते हैं, एंडो आइस यूज कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड स्नो यूज कर सकते हैं। ये मैंने डायग्नोस्टिक वाले चैप्टर्स में सारे नोट्स भेजे थे, ठीक है। तो आपकी ये जो चीजें हैं ये बेसिकली आपकी क्या है, पेन को प्रोवोक करती हैं, पेशेंट की डिटेक्ट करने में काम आती है, ठीक है। तो अगर तो नॉर्मल लिमिट में पेशेंट को पेन है, हम दोनों दांतों को लगा के देखेंगे जिसमें दर्द है और उसके साथ वाले, ठीक है। अगर दोनों में सेम अमाउंट ऑफ पेन है तो इसका मतलब है पल्प उसकी नॉर्मल, ठीक है। अगर तो माइल्ड पेन हो रहा है, ठीक है, थर्मल और इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस पे, तो इसका मतलब है कि आपका रिवर्सिबल पल्पाइटिस है, ठीक है। यानी रिवर्सिबल है कि थोड़ी देर के लिए हुआ है, ठीक है। और अगर नो पेन होता है, ठीक है, अगर बिल्कुल पेन ही नहीं है पेशेंट के दांत में, तो इसका मतलब है कि नेक्रोसिस है, ठीक है, यानी उसकी पल्प डेड हो चुकी है। तो रिवर्सिबल पल्पाइटिस में क्या है, थर्मल स्टिमुलाई क्विक हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, लेकिन वो आपका खत्म हो जाता है विद इन स्टिमुलस के साथ, ठीक है, तभी तो वो रिवर्सिबल है ना, ठीक है। आपने अभी आइस लगाई है, दांत पे कोई ठंडी चीज लगाई और वो फौरन से खत्म हो जाएगा, लिंगर ऑन नहीं करेगा, ठीक है। अच्छा, इफ द इरिटेंट इज रिमूव्ड इट विल रिवर्स टू द हेल्दी स्टेट। रिवर्सिबल पल्पाइटिस में क्या है, जब आप इरिटेंट को रिमूव करोगे वो अपनी हेल्दी स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। तो जो भी चीज रिवर्सिबल पल्पाइटिस कर रही है आपने सिर्फ उसको रिमूव करना है। आइदर दैट कैन बी केरीज या स्केलिंग की वजह से हो रहा है, किसी भी वजह से हो रहा है, आपने उसको रिमूव करना है। कॉज को रिमूव करोगे रिवर्सिबल पल्पाइटिस खुद ठीक हो जाएगा। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में क्या होता है कि इसमें रिपेयर इतना खराब हो चुका होता है, दांत इतना खराब हो चुका होता है कि उसका रिपेयर अब पॉसिबल ही नहीं है विदाउट पल्पेक्टमी। तो इसमें आपको पल्पेक्टमी करनी पड़ती है और इसमें बेसिकली एब्सेसिस बन जाते हैं
पल्प के, ठीक है। और उसके अलावा इरिवर्सिबल पल्पाइटिस के बाद क्या होता है कि अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया तो पल्पल डेथ हो सकती है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट है जी आपका एसिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, ठीक है। अच्छा, बेसिकली अगर हम पल्पाइटिस की मेनली क्लासिफिकेशन देखें ना, तो आपका सबसे पहले क्या होता है, पल्पल डिजीज होती है सबसे पहले दांत की। नॉर्मल पल्प है, ठीक है। नॉर्मल पल्प में क्या होगा कि आपको सिर्फ नॉर्मल पेन हो रहा होगा, ठीक है, ऑन स्टिमुलस, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, रिवर्सिबल पल्पाइटिस होगा। रिवर्सिबल पल्पाइटिस में आपका क्या होगा कि पेन जो है वो हो रहा होगा फॉर अबाउट 10 सेकेंड्स या थोड़ी देर के लिए, ठीक है। फिर इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होगा। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में पेशेंट कहेगा कि मैंने ठंडा खाया, उसके बाद मुझे पेन कॉन्टिन्यूअस है, खत्म ही नहीं हो रहा, ठीक है। अब इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का आगे कुछ सेक्वल होता है, ठीक है। इरिवर्सिबल पल्पाइटिस जो है आहिस्ता आहिस्ता जाके एसिम्टोमेटिक इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। पहले सिम्टम्स आ रहे होते हैं बट आहिस्ता आहिस्ता दांत भी तंग आ जाता है, वो एसिम्टोमेटिक हो जाता है, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता पल्प की नेक्रोसिस हो जाती है, पल्प की डेथ हो सकती है उससे, ठीक है। अब इसी इरिवर्सिबल पल्पाइटिस में आपका हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस आ जाता है, ठीक है। हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस को पल्प पोलिप भी कहते हैं, ठीक है। हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस को बेसिकली हम पल्प पोलिप भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली आपका क्या होता है कि जो दांत है ना, ठीक है, उसमें बेसिकली उसमें आप देखोगे तो कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ, ठीक है। अगर इसकी आप पिक्चर भी देखें तो बेसिकली क्या होता है, ये बच्चों के दांतों में आपने देखा ही होगा अपने क्लिनिकल उसमें कि बच्चों के दांतों में ये ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये अमूमन जो है जो बच्चे होते हैं जिनकी अभी कंप्लीशन नहीं हुई रूट की, ठीक है, उनमें ये पाया जाता है हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है, गम लाइक टिश्यू जो है वो पल्प के बाहर ग्रोथ हो जाता है, जिसको कहते हैं कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ। तो ये आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि इस तरह के सिनेरियोज आते हैं कि एक पेशेंट आया उसकी कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ है, तो उसको क्या है, तो आपको पता होना चाहिए पल्प पोलिप या हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस में ऐसे होता है, ठीक है। थ्रू एंड अराउंड द केरियस एक्सपोजर, लो ग्रेड क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ द पल्प की वजह से ये होता है। और याद रखना है हमेशा ये यंग एडल्ट्स के दांतों में होता है, ठीक है, बड़ों के दांतों में ये नहीं पाया जाता, ठीक है। नेक्स्ट है जी यंग पीपल में, फाउंड इन यंग पीपल, ठीक है। तो जब भी आपको हिस्ट्री में कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ दी होगी या यंग पीपल में दिया होगा तो ये, ठीक है। अब इसके बारे में आगे भी अगर मैं बताऊं तो इसमें बेसिकली कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ होती है, इसमें टिश्यू जो है हाइपरप्लास्टिक हो जाता है, वो ग्रो कर जाता है, ठीक है। इसमें पेन नहीं होता, दांत पेनलेस होता है, बट पेशेंट को पेन फील होता है मेस्टिकेशन की वजह से। जब वो बाइट करता है तो उस गम में जाहिर है प्रेशर आ रहा होता है, उसकी वजह से पेशेंट पेन की कंप्लेन के साथ आता है, ठीक है। आपने करना क्या होता है ट्रीटमेंट उसका कि आपने पेशेंट के उस पोलिप को रिमूव करना है, ठीक है, अच्छे से उसकी ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, उसके ऊपर से थोड़ी सी पल्पोटमी करनी है और फिर उसको आपने मेडिकमेंट रख के भेज देना और नेक्स्ट नेक्स्ट सिटिंग में उसकी जो है वो फिलिंग वगैरह करनी। तो ये बेसिकली हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस का डिफरेंस होता है। दूसरा आपको ये भी पता होना चाहिए जो हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस है वो गम से रिजेंबल करता है, ठीक है। तो आप ये भी सोच सकते हैं कि ये गम है या पल्प है, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने प्रोब लेके उसके ओरिजिन को देखना है। अगर तो वो पल्प में से निकल रहा है तो वो हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस है। अगर वो नीचे गम की तरफ से चिपका हुआ है तो इसका मतलब है कि वो गम टिश्यू की ही वो है, ग्रोथ है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनल रिजॉर्प्शन, ठीक है। इंटरनल रिजॉर्प्शन बेसिकली आपकी होती है, ये आगे मैंने एक डायग्राम ऐड किया है, ये आपकी इंटरनल रिजॉर्प्शन है। जब दांत किनार वाली जगह से इंटरनली रिजॉर्ब करना शुरू हो जाता है तो इसको कहते हैं इंटरनल रिजॉर्प्शन। ये भी आपकी इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की सीक्वल है, ठीक है। अब बहुत टाइम हो गया पेशेंट ने चेक ही नहीं करवाया, ठीक है। अब दांत भी एक उसकी कैपेसिटी है ना। अब पेशेंट का क्या हुआ, दर्द हुआ, ठीक है, उसने बर्दाश्त किया, उसने कहा कि अब रिवर्सिबल है, ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए दर्द होता है, खैर है, ठीक है। फिर इरिवर्सिबल भी हुआ, उसने दवाइयां खा ली, ठीक हो गया दर्द। फिर दान दान ने तो फिर कुछ करना है, तो दान ने क्या किया, फिर उसने हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस, अगर यंग पेशेंट का दांत है तो वो क्या करेगा, ग्रो कर जाएगा पल्प बाहर, ठीक है। अगर तो एडल्ट का दांत है वो, तो कि वो क्या करेगा, नीचे से रूट को रिजॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं इंटरनल रिजॉर्प्शन। अब इंटरनल रिजॉर्प्शन में ना सिम्टम्स कुछ नहीं होते, पेशेंट को पेन वगैरह नहीं होता, ठीक है। तो इसको डायग्नोज हम कैसे कर सकते हैं, रेडियोग्राफ पे, ठीक है, वरना हमें नहीं पता लगता इस पेशेंट में इंटरनल रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो गई है, ठीक है। इफ अनडिटेक्टेड इंटरनल रिजॉर्प्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता परफोरेट कर देगी, यानी यहाँ से ये रिजॉर्व होता होता आहिस्ता आहिस्ता ही पूरी रूट को खत्म कर देगा, दांत मोबाइल हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। तो
हिस्टोलॉजिकल अपीयरेंस इसमें क्या होती है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं, जाइंट सेल्स होते हैं, मतलब इन्फ्लेमेशन है तो ये सारी चीजें होंगी। ये हिस्टोलॉजिकल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी आपको ट्रीटमेंट बतानी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है, अब अगर ना एक्सपोजर नहीं हुआ अभी पल्प का, मतलब कि परफोरेट नहीं किया अभी, तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने जीपी को उसके अंदर फिल कर देना है, जैसे रूट केनाल करते हैं और जीपी को फिल करते हैं, वो आपने कर देना है, ठीक है। अगर तो उसको परफोरेशन हो गई है, तो परफोरेशन में आपने क्या करना है, एमटीए का बैरियर देना है साइड पे, ठीक है। एमटीए क्या करती है, जहां भी परफोरेशन होती है वहां पर हम मिनरल ट्राइऑक्साइड एग्रीगेट लगा देते हैं, ठीक है। तो एमटीए क्या करती है, उस परफोरेशन वाली साइड को सील कर देगी, ठीक है। उसके अंदर हमने जीपी डाल के उसको वो कर देना है, सेटल, ठीक है। तो ये बेसिकली आपकी इंटरनल रिजॉर्प्शन है, ठीक है। अब एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन भी हम यहीं पढ़ लेते हैं। अच्छा, इंटरनल रिजॉर्प्शन का एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रेडियोग्राफ आपके पास नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा इस पेशेंट में इंटरनल रिजॉर्प्शन होती है। तो आप देखोगे पिंक स्पॉट ऑन द क्राउन, क्राउन में एक छोटा सा पिंक स्पॉट होगा, ठीक है, वो आपको नजर आएगा, ठीक है, सर्वाइकल 1/3 पे। और उसके अलावा क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं होते, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके अलावा एपिक्स पे कभी कभी पेन होता है थोड़ा थोड़ा, और रूट में कहीं भी हो सकती है, मेनली ऊपर वाली साइड होती है, ठीक है। उसके अलावा रेडियोग्राफ में इसमें क्या है, ओवल शेप इनलार्जमेंट ऑफ द रूट कैनाल, जो अभी हमने देखी है। तो इसमें क्या करते हैं, कैनाल जो है वो परफोरेशन कर सकते हैं, तो इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमने एमटीए करना होता है, या फिर हमने वो करना होता है, जो मैंने आपको बताया, जीपी फिल करना होता है। अच्छा, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन की तीन टाइप्स होती है। एक होती है एक्सटर्नल इन्फ्लेमेटरी रिजॉर्प्शन, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें भी आपने दांत की इन्फेक्शन नहीं ट्रीट की तो दांत क्या करेगा, नीचे से रिजॉर्व होना शुरू हो जाएगा। ये दरमियान से हुआ है ना, इसमें क्या होगा कि नीचे वाली साइड ऑफ द रूट जो है ना वो रिजॉर्व हो जाएगी, यानी कि ये वाली जो जगह है ना, ये जब एपिक्स रिजॉर्प्शन स्टार्ट होगी ना, तो इसको हम कहेंगे एक्सटर्नल इन्फ्लेमेटरी रिजॉर्प्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, टूथ की डिस्कलरेशन होगी इसमें, ठीक है। तो क्लिनिकल साइंस ना आपको हर चीज के बहुत अच्छे आने चाहिए, क्योंकि ये स्नेरियोज में आते हैं, ठीक है। टूथ डिस्कलरेशन होगी, दांत टेंडर टू परकशन होगा, ठीक है। जैसे उसमें तो कोई इतना सिम्टम नहीं था खास, बस पिंक स्पॉट था। इसमें दांत की डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाएगी, टेंडरनेस टू परकशन होगी, और टूथ मोबिलिटी भी होगी, ठीक है। और पेरियो के इश्यूज होंगे, ठीक है। नो सिम्टम्स और साइंस ऑफ इरिवर्सिबल पल्पाइटिस या नेक्रोसिस के साइंस नहीं होंगे। और इसमें जो है आपकी बेसिकली एक्सटर्नल इन्फ्लेमेटरी रिजॉर्प्शन में फिर हमने ट्रीटमेंट क्या करना होता है, कि नीचे से जब रिजॉल्व हो गया ना, तो हमने क्या किया कि इस जगह को हमने पहले तो पल्पेक्टमी करनी है, ठीक है। फिर इस जगह पे एमटीए या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बैरियर लगाने काफी टाइम के लिए, ताकि रूट ग्रो करे, ठीक है। अगर वो नहीं करती तो फिर हमने जस्ट एमटीए का एंड पे बैरियर देके उसके अंदर आपने जीपी फिल करके सील कर देना है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल सरफेस रिजॉर्प्शन। सरफेस रिजॉर्प्शन क्यों होती है, इन्फ्लेमेटरी रिजॉर्प्शन क्यों हुई थी, आपने ट्रीट नहीं किया पेशेंट की इन्फेक्शन को तो हो गई, ठीक है। अब सरफेस रिजॉर्प्शन क्यों होती है, बेसिकली ऑर्थो ट्रीटमेंट में जब हम एक्सेसिव फोर्सेस लगाएं, या पेशेंट को ट्रॉमा की वजह से दांत में कोई मसला हो, तो उसकी वजह से दांत खुद रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी सेम हम वही चीज होगी कि नीचे से एपेक्स जो है वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हमारा ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमने अगर तो ट्रॉमा का केस है, तो सबसे पहले हमने उस ट्रॉमा को मैनेज करना है, ठीक है। उसके बाद हमने उसकी, क्योंकि नेक्रोसिस हुई होगी, तो पल्पेक्टमी वगैरह करनी है, ठीक है। अगर ऑर्थो ट्रीटमेंट की वजह से हुए तो हमने एक तो फोर्सेस को कम करना है, ठीक है। और फिर हमने वो जो है, जो भी ट्रीटमेंट है वो दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल रिजॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिप्लेसमेंट रिजॉर्प्शन। रिप्लेसमेंट में क्या होती है कि ये जो दांत है ना, इसकी रूट रिप्लेस कर लेती है, रूट जो है वो बोन के साथ जुड़ जाती है, ठीक है। तो बेसिकली रिप्लेस हो जाती है, रूट की साइड जो है वो बोन के साथ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेटेलिक साउंड ऑन परकशन आएगी और लैक ऑफ मोटिलिटी होगी, ठीक है। तो उसके अलावा इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें तो दांत की एंकाइलोसिस हो गई है ना, तो इसका प्रोग्नोसिस बहुत पुअर हो जाता है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता वो बस बोन का ही पार्ट बन जाता है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम पढ़ेंगे जी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, ठीक है। रिवर्सिबल हमने पहले भी बताया, रिवर्सिबल में आपका क्या होता है बेसिकली, कि आपका दांत का जो पेन है ना, पेशेंट आपको कंप्लेन करेगा कि अगर आपको कोई भी सिनेरियो इस तरह का आता है कि पेशेंट की कंप्लेन है कि मैं जब ठंडा खाता हूँ या गर्म खाता हूँ तो पेन होता है, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाता है इमीडिएटली, ठीक है। या फिर हमने पेशेंट का एग्जामिनेशन की तो उसमें उसको पेन हुआ लेकिन थोड़ी देर के लिए हुआ, तो वो आपका रिवर्सिबल पल्पाइटिस है। और इरिवर्सिबल में आपका क्या होगा, लिंगरिंग पेन होता है। लिंगरिंग मीन्स कि आप
आपका पेन रेयर है, मतलब हमने अभी उसको आइस लगाई और उसका पेन खत्म नहीं होगा फौरन से, वो काफी टाइम, उसको 1-2 घंटे वो दर्द रहेगा, तो वो आपका इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है। दूसरा इरिवर्सिबल पल्पाइटिस नॉकटर्नल होता है। नॉकटर्नल का मतलब है पोजीशन चेंज करने से होता है। अक्सर आपने सुना होगा पेशेंट कहते हैं रात को दर्द ज्यादा होता है, मैं लेटता हूँ दर्द होता है, ठीक है, तो वो बेसिकली आपके इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का एक बहुत बड़ा सिम्टम है, ठीक है। एक लिंगरिंग पेन होता है, नॉकटर्नल पेन होता है, और उसके अलावा इसमें स्पॉन्टेनियस पेन होता है, एकदम से स्टार्ट हो जाता है, पता नहीं लगता इतना, ठीक है। और उसके अलावा इसमें बस यही है, और कॉन्टिन्यूस पेन होता है, ठीक है। तो मेन आपकी यही बातें हैं, तो इधर से भी देख लेते हैं। स्पॉन्टेनियस अनप्रोवोक्ड पेन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस एकदम से स्टार्ट हो जाता है, इंटरमिटेंट है, और कॉन्टिन्यूस पेन है, ठीक है। एक कॉन्टिन्यूस पेन है यानी ज्यादा देर के लिए रहेगा, स्पॉन्टेनियस पेन है एकदम से स्टार्ट हो जाएगा, अनप्रोवोक्ड यानी कि पेशेंट कहेगा रात को एकदम से मुझे शुरू हो जाता है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मतलब जैसे आपका रिवर्सिबल जो होता है वो पेशेंट कहते हैं कि मुझे ठंडा लगता है एकदम से ठंडा खाने से, लेकिन इसमें एकदम से शुरू हो जाता है, ठीक है। सडन टेम्परेचर चेंजेस की वजह से होता है, ठीक है। जैसे कि आपकी थर्मल स्टिमुलस की वजह से होता है, ठंडा गर्म खाने से भी हो सकता है, ठीक है। पेशेंट में रिपोर्ट दैट द पोस्टरल चेंज, ठीक है, जो अभी मैंने बताया कि रात को ज्यादा दर्द होता है, लेटने से दर्द होता है, ठीक है, लाइंग डाउन या बेंडिंग ओवर में ज्यादा दर्द होता है, ठीक है। उसके अलावा रेडियोग्राफ कैन बी हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द टूथ ओनली, thickening of the apical portion of PDL may be evident on the radiograph. The EPT is of little value in diagnostic of symptomatic irreversible pulpitis. अच्छा, अब irreversible pulpitis को भी हमने ट्रीट नहीं किया तो वो क्या कर देगा, नेक्रोसिस। नेक्रोसिस मीन डेथ ऑफ द पल्प, ठीक है। नेक्रोसिस आपका क्या होता है, जब पल्प जो है वो पूरी तरह से डेड हो गई है, ठीक है, तो इसमें आपके क्या होता है, अनट्रीटेड इरिवर्सिबल पल्पाइटिस की वजह से होता है, या ट्रॉमा की वजह से नेक्रोसिस हो जाता है, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा ट्रॉमा के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके नाक में डिस्कलरेशन हो जाती है, वो नेक्रोसिस की वजह से है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पर्पल नेक्रोसिस जो होती है वो पार्शियल भी हो सकती है, टोटल भी। पार्शियल किस तरह से, यानी कि एक कैनाल जो है, फॉर एग्जांपल आपकी मैक्सिलरी मोलर्स में 3 कैनाल है ना, तो आपको उनमें से कोई एक कैनाल जो है उसमें नेक्रोसिस हो गई है, तो वो हम कहेंगे ये पार्शियल नेक्रोसिस हुई है, ठीक है। कंप्लीट भी हो सकती है कि पूरे दांत की ही नेक्रोसिस हो गई है, मतलब तीनों कैनाल्स की हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आपकी पार्शियल और टोटल नेक्रोसिस होती है, ठीक है। इन एंटीरियर टीथ सम क्राउन डिस्कलरेशन में अकॉम्पनिंग पल्पल क्राउन डिस्कलरेशन होती है पल्पल नेक्रोसिस में, इसका एक मेन फीचर है, ठीक है। एक तो इसमें कोई दांत को सिम्टम नहीं होगा, आप ठंडा लगा लो गर्म लगा लो दांत कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, ईपीटी पे इलेक्ट्रिक पल्प टेस्टर पे दांत रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। दूसरा इसमें क्राउन डिस्कलरेशन होगी, ठीक है। प्रोटीन ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स along with the bacteria and their toxin will eventually spread beyond the apical foramen which lead to thickening of PTL. The clinical manifestation present as tenderness to percussion and chewing, ठीक है। इसमें कभी कभी आपको पेशेंट कहेगा कि दबाने चबाने पे दर्द होता है लेकिन वैसे सिम्टम नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं पेरी रेडिकुलर लेजन्स पे। पेरी रेडिकुलर कौन सा एरिया, जो पल्प के नीचे, लाइक आपके रेडिकुलर टिश्यू में यानी कि आपकी रूट के नीचे एरिया है, उसमें आपका बोन आ जाता है, पीडीएल आ जाता है, सीमेंटम आ जाता है, ठीक है। तो पेरीरेडिकुलर लीजन्स का मेन फीचर क्या है कि आपको चूइंग पे या बाइटिंग पे पेन होता है, ठीक है। पेशेंट हमारे पास आता है, आपने देखा होगा, हम पहले तो उसको एयर स्टिपर से एयर देते हैं, हम पूछते हैं कि ठंडा तो नहीं लग रहा आपको, ठीक है। वो हम क्यों पूछते हैं, पल्प के डायग्नोसिस, ठीक है। पल्प जो है वो आपकी ठंडे गर्म पे रिस्पॉन्स करता है, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं है तो नेक्रोसिस हो सकता है, अगर आपका ज्यादा रिस्पॉन्स है तो इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हो सकता है। अब पेरीरेडिकुलर में क्या है, हमने आपने देखा होगा कि हम मिरर से परकस करके देखते हैं दांत को, वो हम परकस क्यों करते हैं, पेरीरेडिकुलर डायग्नोस करने के लिए। पेरीरेडिकुलर में आपका क्या होता है, परकशन पे पेन होता है, या बाइटिंग पे पेन होता है, या चुइंग पे पेन होता है, ठीक है। पेरियोडोंटाइटिस का पेन अक्सर इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें अक्सर दांत इलोंगेटेड होता है, इलोंगेटेड क्यों, क्योंकि नीचे से वीक हो जाता है पेरियोडोंशियम, पीडीएल का सपोर्ट कम हो जाता है, तो उसकी वजह से इंटेंस पेन होता है, स्वेलिंग भी इसके साथ हो सकती है, मतलब एब्सेसिस बन सकते हैं, फीवर और मैलेज भी इसके साथ हो सकते हैं, यानी सिस्टमिक सिम्टम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आपका बेसिकली पल्प में सबसे पहले तो मसला पल्प का ही होता है, ठीक है। उसके बाद इरिवर्सिबल पल्पाइटिस हुआ, नेक्रोसिस हुआ। नेक्रोसिस के बाद आपका आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने नेक्रोसिस भी ट्रीट नहीं किया तो वो आपके दांत से पेरी रेडिकुलर एरियाज में चली जाएगी सारी इंफेक्शन, और फिर पेरी रेडिकुलर एरियाज में जाके वो एपिकल पेरियोडोंटाइटिस करेगी। शुरू में वो सिम्टोमेटिक होगा, बाद में वो एसिम्टोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता यही पेरियोडोंटाइटिस एब्सेसिस बनाएगा, फिर वो भी ना ट्रीट किया तो सिस्ट बन जाएगी, ठीक है। एक्यूट पेरी रेडिकुलर पेरियोडोंटाइटिस, एक्यूट का क्या मतलब होता है,
कोई भी चीज जो कि ज्यादा स्वेयर है, जिसमें पेन ज्यादा है, ठीक है। इसमें आपका क्या है कि एक्सटेंशन ऑफ पल्पल डिजीज हो सकती है, केनाल ओवर इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से हो सकता है, या ओक्लूजल ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। उसके अलावा हिस्टोलॉजी करने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, अगर तो नॉन वाइटल है तो सिर्फ ऑक्लूजल एडजस्टमेंट हम करेंगे। अगर नॉन वाइटल है या नेक्रोटिक है तो फिर हम उसकी पल्पेक्टमी वगैरह करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक्यूट पेरीरेडिकुलर एब्सेस, मैंने बताया कि अगर हम इसको भी ट्रीट नहीं करेंगे तो ऐसा ऐसा एब्सेस बन जाएगा। एब्सेस आपका बेसिकली क्या होता है कि एक स्वेलिंग आपको नजर आएगी उसमें दांत में, ठीक है। The lesion can also result from infection and rapid tissue destruction arising from within chronic periodicular periodontitis की वजह से हो सकता है। The symptoms of Phoenix abscess, basically Phoenix abscess क्या होता है, एक होता है आपका पेरीरेडिकुलर एब्सेस, ठीक है। पेरीरेडिकुलर एब्सेस तो सिंपल है कि आपका उस जगह पे एब्सेस बन जाता है इन्फेक्शन नीचे जाने की वजह से। अक्सर हमने पेशेंट देखे हैं जिनका एब्सेस बन गया होता है नीचे, ठीक है। सीनेक्स एब्सेस आपका क्या होता है, सीनेक्स एब्सेस बेसिकली ये है कि जब आपका दांत आरसीटी ट्रीटेड है या आपने आरसीटी स्टार्ट कर दी हुई है, उसके बाद जो एब्सेस ड्यूरिंग ट्रीटमेंट बनता है, कोई कैनाल के अंदर कोई इरिगेंट जाने से, किसी चीज की वजह से, उसको कहते हैं फीनेक्स एब्सेस। और एक्यूट एपिकल एब्सेस आपका क्या है, वो मैं बता चुकी हूँ कि आपका इन्फेक्शन की वजह से बनता है। ये दोनों दिखने में सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर पेरी रेडिकुलर रेडियोलुसेंसी हो आपकी, यानी कि जब आप एक्सरे करवाते हो उसमें अगर आपको पेरी एपिकल एरिया में रेडियोलुसेंसी नजर आ रही है तो वो एक्यूट एब्सेस में नहीं होती, ठीक है। एक्यूट एब्सेस अभी आपकी एक्यूट कंडीशन है, अभी अभी डेवलप हुई है, उसमें बाहर से स्वेलिंग नजर आ रही होगी। जब रेडियोग्राफ करोगे तो पेरी रेडिकुलर एरिया में कोई रेडियोलुसेंसी नहीं होगी, लेकिन फिनेक्स एब्सेस में आपके पेरी रेडिकुलर एरिया में रेडियोलुसेंसी है। इन दोनों में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपका क्या, हिस्टोपैथोलॉजिकली सेंट्रल एरिया ऑफ लिक्विफेक्शन नेक्रोसिस, बेसिकली एब्सेस में आपको पता है ना लिक्विफेक्टेड नेक्रोसिस होती है, ठीक है। तो दरमियान में आपकी न्यूट्रोफिल्स वगैरह ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। और इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग होती है, ऑब्वियसली एब्सेस है तो स्वेलिंग होगी। लोअर टीथ में आपकी अक्सर मैंडिबल में स्वेलिंग होगी, और अपर टीथ में आपकी उस साइड के बकल एरिया में स्वेलिंग होती है अक्सर, ठीक है, जो कि आई को भी इन्वॉल्व कर सकती है। मॉडरेट टू स्वेयर पेन होगा पेशेंट को, क्योंकि एक्यूट कंडीशन है ना, एक्यूट कंडीशन में हमेशा पेन होता है। जब भी कंडीशन क्रॉनिक होगी उसमें पेन नहीं होगा, ठीक है। पेन विद परकशन एंड पाल्पेशन, मैंने अभी बताया पेरिडोंटाइटिस जब भी होगा तो आपकी परकशन पे पेन होगी, ठीक है। उसके अलावा स्लाइट इंक्रीज इन टूथ मोबिलिटी, क्यों, क्योंकि एब्सेस बनते हैं ना, वो दांत के नीचे से प्रेशर लगाता है, ठीक है, उसकी वजह से दांत थोड़ा मोबाइल हो जाता है, ठीक है। द एक्सटेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वेलिंग आर डिटरमिन्ड बाय लोकेशन ऑफ द एपेक्स एंड द मसल अटैचमेंट्स, ठीक है। तो वो स्वेलिंग जो है वो आपको पता है स्प्रेड कर जाती है, ठीक है। यूजुअली द स्वेलिंग रिमेन्स लोकलाइज्ड, लेकिन वो स्प्रेड भी कर सकती है, और फिर वो क्या बना सकती है, सेलुलाइटिस। अगर सेप्सिस को भी ट्रीट किया आहिस्ता आहिस्ता ये फैल के आपका पूरा सेलुलाइटिस बन जाएगा, ठीक है। Acute apical abscess can be differentially diagnosed as retroperitoneal periodontal abscess, ठीक है। अब इन एब्सेसिस का आपको फर्क लाजमी पता होना चाहिए। एक्यूट पेरीएपिकल एब्सेस आपका क्या है कि उसमें रेडियोग्राफ में कोई मसला नहीं है, बट दिखने में आपको एब्सेस नजर आ रहा है, ठीक है। फिनिक्स एब्सेस में क्या है, आपने आरसीटी स्टार्ट की, रेडियोग्राफ में डेवलप होगा उसमें मटेरियल, ठीक है। उसके अलावा लेटरल पेरियोडोंटल एब्सेस क्या है आपका, वो पेरियोडोंशियम के साथ एसोसिएटेड होगा, ठीक है। और पेरिडोंटल प्रोबिंग जब आप करेंगे तो उसमें पेरिडोंशियम का इशू होगा, ठीक है, पेरिडोंटल एब्सेस जब होगा, ठीक है। उसके अलावा जब वाइटलिटी टेस्टिंग करेंगे तो उसमें जो पल्प है वो ठीक होगी, उसमें पल्प का कोई इशू नहीं होगा, इसमें पल्प का मसला होगा, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको डिफरेंशिएट कराएंगी कि पेरिडोंटल एब्सेस है या पल्पल एब्सेस है। नेक्स्ट इज क्रॉनिक पेरिरेडिकुलर एब्सेस। अब दांत भी तंग आ जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि अभी एक्यूट एब्सेस है, पेशेंट ने तब भी नहीं देखा, तो वो क्रॉनिक बन जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। क्रॉनिक में आपका क्या होगा, एसिम्टोमेटिक होगा, दर्द नहीं होगा उसमें दांत में, ठीक है। रेडियोग्राफिकली आपकी बोन रिजॉर्प्शन स्टार्ट हो जाएगी, जैसे फीनेक्स सेप्सिस में था ना वैसे ही, ठीक है। बैक्टीरिया इन देयर एंडोटॉक्सिन कैस्केडिंग ऑनटू दिस। अब इसमें और फीनेक्स सेप्सिस में क्या फर्क होगा, दोनों में रेडियोग्राफिक चेंजेस होंगे, बट फीनेक्स सेप्सिस में आपका क्या है कि क्रॉनिक पेरीरेडिकुलर एब्सेस में पेन नहीं है, फीनेक्स सेप्सिस में पेन होता है, ठीक है। तो ये आपको मेनली पता होना चाहिए। ओके जी, नेक्स्ट है आपका सफोरेटिव पेरीरेडिकुलर पेरियोडोंटाइटिस या chronic पेरीरेडिकुलर एब्सेस associated with either
कॉन्टिन्यूसली और इंटरमीडिएट ड्रेन साइनस ट्रैक। अब इसमें ऐसा ऐसा साइनस ट्रैक बनना शुरू हो जाएगा। साइनस ट्रैक का एक ये भी एमसीक्यू आता है कि साइनस ट्रैक को आप किस तरह से ट्रेस कर सकते हैं कि किस दांत के साथ एसोसिएटेड है। तो आप क्या करें, गटा पर्चा को साइनस ट्रैक के साथ रखें, तो जिस दांत का एसोसिएटेड होगा उस दांत की तरफ वो मूव कर जाएगा जीपी, ठीक है। द एक्सुडेट कैन आल्सो ड्रेन टू द जिंजिवल सर्कस मेकिंग अ पेरियोडोंटल लीजन, ठीक है। इसमें आपका सर्कस से ड्रेनेज स्टार्ट हो जाएगी। जब भी आपकी क्रॉनिक कंडीशन है तो ड्रेनेज स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सपुरेशन है ना, तो सपुरेटिव में आपकी ड्रेनेज स्टार्ट हो जाएगी। पल्प टेस्ट आर नेगेटिव क्योंकि आपकी नेक्रोसिस हो चुकी है इसमें, ठीक है। और उसके अलावा ट्रीटमेंट इसमें क्या है, नॉन सर्जिकल। अच्छा, नेक्स्ट है आपका क्रोनिक फोकल सिक्लोसिस कंडेंसिंग ऑस्टाइटिस। इसका ना स्नेहियो काफी ओफन आता है और इसमें आपको क्या दिया होगा कि रेडियो ओपेसिटी एसोसिएटेड होगी दांत के साथ। सब में रेडियो लुसेंसी थी बट इसमें रेडियो ओपेसिटी होगी। इसमें बोन मिनरलाइजेशन एक्सेसिव हो जाती है, एपिक्स ऑफ एसिम्प्टोमेटिक वाइटल टूथ, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है कि एसिम्प्टोमेटिक होता है, दांत बिनाइन होता है, और इसमें आपने याद क्या रखना है कि इसमें रेडियो ओपेक लीजन होती है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम आपका क्या है कि जब टिश्यू में आपके एब्सेस बनता है, जब टिश्यू में प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो वो आपकी कन्फाइंड स्पेस में रहने के बजाय, ठीक है, तो वो आपका क्या करता है, डिप्रेस फंक्शन, अच्छा, स्ट्रक्चर एंड सीवियरली डिप्रेस द फंक्शन ऑफ टिश्यूज विद इन द स्पेस। जितने भी उस स्पेस में टिश्यू है ना उन सब में दर्द है। अक्सर आपके पास पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे तो यहाँ ऊपर सारी जगह दर्द हो रहा है ना, गाल तक भी जा रहा है, आंख में भी हो रहा है, सर में भी हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। तो वो क्या कंपार्टमेंट सिंड्रोम, उस जगह का जितने भी कंपार्टमेंट्स है ना वो उसको एक्सप्लेन इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज द पल्प वाइटलिटी टेस्टिंग। डायग्नोस्टिक वाले चैप्टर में मैंने आपको नोट्स भी भेजे हैं इसके। बेसिकली आपके पास जब भी पेशेंट आता है क्लिनिक में, आपने उसकी डायग्नोसिस करनी होती है। किस तरह से करते हैं, सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर तो पेशेंट को स्वेयर पेन है जो कि लिंगरिंग है, नॉकटर्नल है, या चेंज ऑफ पोजीशन की वजह से हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, तो उसको इरिवर्सिबल टर्बाइटिस है, ठीक है। तो सिम्टम्स से आप इस तरह से डायग्नोस कर सकते हो, ठीक है। कुछ और डिजीजेस हैं लाइक फ्रैक्ट टूथ सिंड्रोम, आगे भी हम पढ़ेंगे। उसमें बाइटिंग के रिमूवल पे पेन होता है। जब आप पेशेंट कहते हैं कि आप पेशेंट को बाइट करवाते हो ना, उस टाइम पेन नहीं होता। बाइट को जब वो ओपन करता है, रिमूवल ऑफ बाइट होती है, तो पेन होता है क्रैक टूथ सिंड्रोम में, ठीक है। और जो आपका दूसरा है पेरियोडोंटाइटिस, उसमें बाइटिंग पे पेन होता है या चुइंग पे पेन होता है, जो अभी भी मैंने बताया। अब आपने पेशेंट के वो तो कर लिए, हिस्ट्री ले ली आपने, एग्जामिनेशन भी कर ली। एग्जामिनेशन में आपने क्या करना है, परकशन करना है, पाल्पेशन करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, थर्मल टेस्ट करने हैं। थर्मल टेस्ट में दो तरह के टेस्ट आ जाते हैं, हॉट एंड कोल्ड टेस्ट, ठीक है। ये अभी मैंने आपको बताया। कोल्ड टेस्ट में आप क्या कर सकते हो, अच्छा, इसमें ना एक एमसीक्यू आता है कि मेनली कोल्ड टेस्ट में हम क्या यूज करते हैं। तो मेनली हम यूज करते हैं 1122 टेट्राफ्लोरोइथेन, ठीक है। ये यूज करते हैं या एथाइल क्लोराइड यूज करते हैं, ये हम चीजें यूज करते हैं मेनली। या फिर हम कोल्ड वाटर सिंपली यूज कर सकते हैं रबर डैम लगा के, ठीक है। इन द इथाइल क्लोराइड और एंडो आइस मेथड, तो इथाइल क्लोराइड को जस्ट आप स्प्रे करते हैं कान के ऊपर, ठीक है। तो ये अक्सर ना क्लिनिक्स में ये यूज हो रहा होता है, इथाइल क्लोराइड का स्प्रे जो है दांत के ऊपर अगर आप करते हो ना, तो आपको पता लग जाता है कि दांत में अच्छा सेंसिटिविटी है कोल्ड पे, ठीक है। लेकिन हमारे जो छोटी क्लिनिक्स होते हैं उनमें अक्सर सिर्फ हम एयर ट्रिपल सिरिंज को यूज कर लेते हैं, जो कि इतना इफेक्टिव मेथड नहीं है डायग्नोसिस का, ठीक है। नेक्स्ट इज हीट टेस्ट। हीट टेस्ट में आप क्या यूज करते हो, वार्म डीपी को यूज कर सकते हो, वार्म वाटर को यूज कर सकते हो, हॉट वाटर बाथ यूज कर सकते हो, ये चीजें आप करते हो। अच्छा, रिस्पॉन्सेज टू थर्मल टेस्ट ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा तो नॉर्मल पल्प होगी। अगर माइल्ड रिस्पॉन्स है 1 to 2 सेकेंड्स के अंदर अंदर, मतलब थोड़े टाइम का है, तो वो रिवर्सिबल पल्पाइटिस होगा, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स है, अगर 1 to 2 सेकेंड्स का, ठीक है। और अगर वैसे आपका मॉडरेट रिस्पॉन्स है लेकिन लिंगरिंग है, तो आपका इरिवर्सिबल पल्पाइटिस होगा। अगर आपका रिस्पॉन्स है ही नहीं तो आपका नेक्रोसिस होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट की अगर बात करें, तो इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट जो है वो आपकी क्या होते हैं, बेसिकली एक डिवाइस है जो कि आपकी पल्प की न्यूरोनल सेंसिटिविटी को डिटेक्ट करने की होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पल्प टेस्ट से हम क्या करते हैं कि ये डिटरमिन करती है, सी फाइबर्स को स्टिमुलेट करती है और डिटरमिन करती है कि इसकी नर्व जो टिश्यूज हैं वो डेड हैं या अलाइव, ठीक है। तो मेनली, अच्छा, एक ना ये एमसीक्यू भी रिपीटेडली आता है कि आपका सबसे मेजर टेस्ट इनमें से कौन सा होता है। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होता है ना वो कोल्ड टेस्ट है, ठीक है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट आपका कोल्ड टेस्ट है।
कोल्ड टेस्ट आप लाजमी करेंगे। उसके बाद अगर कोई हो तो आप इलेक्ट्रिक पल्स टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक पल्स टेस्ट जो होती है ना, वो वेस्कुलर सप्लाई का नहीं बताती बल्कि नर्व को स्टिमुलेट करती है, ठीक है। इसमें हमने क्या करना होता है, टांग को आइसोलेट एंड ड्राई करते हैं, ये बिल्कुल याद करने की जरूरत है। आइसोलेट ड्राई करते हैं, ये प्रैक्टिकल है, ठीक है। अच्छा, इसमें ना कुछ केसेस में फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। फॉल्स पॉजिटिव मतलब कि पॉजिटिव आए हैं बट गलत है, ठीक है। तो ये क्यों हो सकता है कि आपने मेटल रिस्टोरेशन पे लगाया, यानी इसकी कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ठीक है। जब आपका पेशेंट ब्रिज या क्राउन के साथ आएगा ना, तो उसमें आपने कभी भी इलेक्ट्रिकल टेस्ट नहीं लगाना, ठीक है। उसमें आपने कोल्ड टेस्ट करना है। तो उस केस में कोल्ड टेस्ट आपका गोल्ड स्टैंडर्ड है, वैसे भी गोल्ड स्टैंडर्ड है, बट कोल्ड टेस्ट उस केस में हम करेंगे जब आपका क्राउन या ब्रिज लगा होगा, ठीक है। पेशेंट की एंजाइटी की वजह से भी पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की वजह से हो सकता है। फेलियर टू आइसोलेट एंड ड्राई द टी। फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट मींस कि नेगेटिव आ रहा है लेकिन गलती से नेगेटिव आ रहा है। द पेशेंट हैव बीन हेविली प्री मेडिकेटेड, अगर पेशेंट ने बहुत ज्यादा एनाल्जेसिक लिए हुए हैं या उसका पेन थ्रेशोल्ड बहुत ज्यादा हाई है अल्कोहल पीने से, ठीक है। रिसेंटली ट्रॉमेटाइज्ड। अच्छा, ये भी एक एमसीक्यू आता है कि जो रिसेंटली ट्रॉमेटाइज्ड आपका दांत है ना, उस पे आपका ईपीटी नेगेटिव आता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता लगेगा कि पल्प वाइटल है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें भी हम कोल्ड टेस्ट करेंगे, ठीक है। ऑलराइट जी, नेक्स्ट है जी आपका, उसके अलावा आप पल्स वाइटैलिटी टेस्ट में हम लेजर डॉपलर फ्लोमीट्री भी यूज कर सकते हैं, पल्स ऑक्सीमीटर भी यूज कर सकते हैं। ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पल्स ऑक्सीमीट्री भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नाउ वी कम टू आर्मामेंटेरियम, ठीक है। अभी तक तो हमने डायग्नोसिस पे बात की, पल्प की कौन कौन सी डिजीजेज है, पेरी रेडिकुलर एरिया की कौन कौन सी डिजीज है। अब हम आर्मामेंटेरियम मतलब अब हमने क्लिनिकल बातें करनी है कि किस तरह से आपने एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट करना है और एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है, ठीक है। ओके जी। अब इसमें आपका क्या है कि सबसे पहले आपके एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। एंडोडोंटिक इंस्ट्रूमेंट में सबसे पहले आपके एंडोडोंटिक के लिए स्पेशल एक्सप्लोरर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं DG16 एक्सप्लोरर्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये आपके किनाल ऑरिफिस को लोकेट करते हैं। ये फंक्शंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और रूट किनाल की पेटेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली DG16 एक्सप्लोरर्स आ जाते हैं। डिब्राइमेंट इंस्ट्रूमेंट्स में आपके बार्ड ब्रोचेस होते हैं। ये एमसीक्यू काफी दफा आता है कि बार्ड ब्रोचेस आपका क्या करता है, पल्प को निकालने के लिए यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज आपका रूट किनाल शेपिंग इंस्ट्रूमेंट में आपके जो हैं फाइल्स आ जाती हैं जिनको आगे हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जीजी ड्रिल्स आ जाती हैं और डीमर्स आ जाते हैं, ठीक है। आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ऑब्ट्यूरेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें आपकी जो है प्लगर्स आ जाते हैं। प्लगर्स आपके क्या करते हैं, कंडेंसेशन करवाते हैं। जब आपने डीपी डाला ना, उसको कंडेंस करवाना होता है हीट करा के, तो वो प्लगर्स करते हैं। स्प्रेडर्स आपके क्या करते हैं, बेसिकली आपने एक गटा पर्चा डाला, ठीक है। लेटरल कंडेंसेशन के लिए उसको साइड पे करना होता है, वो स्प्रेडर्स करेगा। और लेंटिलोस्पाइलर्स आपका क्या करता है, सीलर लगाता है साइड पे, ठीक है। तो बेसिकली आपको इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन आने चाहिए। DG16 प्रोब जो है वो आप किनाल ओरिफिस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा बार ब्रोचेस आप पल्प की एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा रीमर्स फाइल्स वगैरह आप पल्पेक्टमी के लिए यूज करते हैं। उसके अलावा आपकी ऑब्चुरेशन के लिए आपको लेंटिलोस्पाइलर्स चाहिए होते हैं जो कि आपकी सीलर्स को लगाते हैं। प्लगर्स जो है वो लेटरल कंडेंसेशन में हेल्प करते हैं। और ये आपको चीजें पता होनी चाहिए। अच्छा, आई थिंक बाकी का ना हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कवर कर लेंगे। थोड़ा ये है लंबा, बट ये है कि आपने एंडोक्रिनेजस यही कवर कर लेना। तो इसमें मैं कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स भी बीच में ऐड भी कर रही हूँ, तो वो आपका मोर देन इनफ हो जाएगा। तो इसके बाद आपने एमसीक्यूज करने हैं, किसी भी एमसीक्यूज में कंफ्यूजन हो वो आप पूछ लें। तो कल कल परसों में इंशाल्लाह हम एमसीक्यूज करके 3 डेज में एंडो कंप्लीट कर लेंगे।